हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपना चैनल स्टडी विद अरविंद में। आज हम इस वीडियो में बात करें रुक्मणी प्रकाशन का जो 2500 साइंस का सेट आया हुआ है उसका इसमें से डिस्कशन करेंगे सेट नंबर 11। और ये 2500 साइंस का सेट बनाया गया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चंस का इसमें से सेट बनाया गया जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस है, जो आने वाला एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप इस वीडियो को ज़रूर शुरू से अंत तक देखिए। इससे पहले हम 10 नंबर सेट तक डाल चुके हैं, अब ज़रूर चैनल पे जा कर के उसको सारा को देखिए, जो आने वाला एग्ज़ाम के लिए आपको बहुत ही लाभ पहुंचाएगा। अगर आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो मैथ्स बाय आशुतोष कुमार झा एक टेलीग्राम चैनल है, उसमें जा कर के आप सर्च करके खोज सकते हैं। चलिए इसमें से आज डिस्कस करेंगे सेट नंबर 11 जो 20/9/2018 का शिफ्ट नंबर 2 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए स्टार्ट करेंगे आज का क्वेश्चंस का सेट। चलिए स्टार्ट करते हैं इसका सेट नंबर 11 का पहला क्वेश्चन देखेंगे हम। इसमें से सेट नंबर 11 का पहला क्वेश्चन है हमारा, घर्षण द्वारा किए गए कार्य का क्षय नहीं होता है बल्कि वह ऊर्जा डैश रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो घर्षण द्वारा जो किया गया कार्य होता है वो किस में परिवर्तित हो जाता है? ये तापीय ऊर्जा में परिवर्तित होता है, क्योंकि एक दूसरे में वो रगड़ होता है, कंपन होता है, जिसके कारण से वो तापीय ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। अभी ध्यान में रखिए, घर्षण द्वारा कोई भी कार्य अगर होगा तो वो क्षय नहीं होगा, वो तापीय में बदल जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 2 नंबर, प्रकृति में अकेले कभी नहीं होता है। तो प्रकृति में कौन है ऐसा बल है जो अकेले नहीं होता है? तो ये बल जो है कभी भी अकेले नहीं होता है प्रकृति में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 3 नंबर क्वेश्चन है, 220 वोल्ट के आउटपुट वाले जनरेटर को अगर 1100 वाट की पावर वाली मोटर से जोड़ने से प्राप्त होने वाली विद्युत धारा की गणना करेंगे। इसमें धारा का गणना करेंगे तो V = IR वाला फार्मूला आप लगा के इसको बना लीजिए वीडियो को पॉज करके। इसका आंसर हम बता देते हैं, इसका आंसर हो जाएगा 5 एम्पियर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि हमारे कानों में डैश की उपस्थिति के कारण से जो एक प्रकार का संयोजी ऊतक है, कानों को मोड़ा जा सकता है। तो कानों को किस कारण से मोड़ा जा सकता है? ये उपास्थि के कारण से। आप इसको ध्यान में रखिएगा, किस कारण से हम कान को अपना इधर से उधर घुमा सकते हैं या मोड़ सकते हैं? तो ये उपास्थियों के कारण से। तो कान नाक इस सब में उपास्थि ही पाया जाता है, जिसको कार्टिलेज भी बोलते हैं। आपको ध्यान में रखिए किसके कारण से कान को हम मोड़ सकते हैं? तो उपास्थि के कारण से। तो 4 नंबर का जो होगा C नंबर आंसर सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा कि डैश चौथे आवर्त और दूसरे समूह में मौजूद तत्व। चौथा आवर्त का दूसरा समूह में रहने वाला तत्व को क्या बोलते हैं? कैल्शियम बोलते हैं। कैल्शियम जो है चौथे आवर्त के दूसरे समूह, क्योंकि इसका परमाणु संख्या 20 होता है, इस तरह से ये चौथे आवर्त के दूसरे समूह में आएगा। तो 5 का 20 सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा 6 नंबर कि सहकारियों को डैश को पचाने के लिए लंबी छोटी आंत की आवश्यकता होती है। तो सहकारियों को सेल्यूलोज की होती है, सेल्यूलोज पचाने के लिए जो लंबी और छोटी आंत की आवश्यकता होती है। आप ध्यान में रखिए 6 नंबर का जो A हो जाएगा, सहकारियों को किसको पचाने के लिए लंबी और छोटी आंत की आवश्यकता होती है? तो सेल्यूलोज को। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7 नंबर ये न्यूमेरिकल्स है। चलिए हम इसका आंसर बता देते हैं आपको कि द्रव्यमान 10 kg का एक ब्लॉक समान रूप से अपनी प्रारंभिक अवस्था 20 सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड गति से बढ़ रहा है। तो 0 से 20 सेकंड तक अंतराल में विकसित औसत ऊर्जा क्या होगा? तो इसका औसत ऊर्जा हो जाएगा 1 वाट पर सेकेंड हो जाएगा। B नंबर इसका आंसर सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 है और इसकी परमाणु संख्या 39 है। पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 और इसकी द्रव्यमान संख्या 39 है। तो इसके परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी? इसमें से 39 में हम 19 घटा देंगे तो न्यूट्रॉन की संख्या निकल जाएगी, तो ये 20 हो जाएगा। इसका आंसर 8 का D नंबर आंसर सही है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है हमारा 9 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ध्वनि तरंगों की आवृत्ति मापने की मानक इकाई क्या है? तो ध्वनि तरंगों को जो मापते हैं उसकी आवर्त इकाई क्या है? तो हर्ट्ज में मापते हैं ध्वनि तरंगों को। आप इसको ध्यान में रखिए, ध्वनि को किस में मापते हैं? तो हर्ट्ज में मापते हैं। अगर यहाँ ध्वनि का वेग रहता है लिखा हुआ तो हम यहाँ डेसिबल ऑप्शन में खोजते हैं, लेकिन यहाँ पे ध्वनि तरंग माप रहे हैं तो तरंगों को किस में मापते हैं? हर्ट्ज में। तो 9 नंबर का जो हमारा B नंबर आंसर सही हो जाएगा, ध्वनि तरंग की आवृत्ति
चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा 10 नंबर, विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई क्या है? तो विद्युत ऊर्जा की जो वाणिज्यिक इकाई है किलोवाट घंटा है। ध्यान में रखिए, विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई को क्या बोलते हैं? किलोवाट घंटा बोलते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी व्यक्ति द्वारा डैश को लेने से एसिडिटी ठीक हो सकती है। क्या लेने से जो किसी व्यक्ति का एसिडिटी ठीक हो जाएगा? तो बेकिंग सोडा का अगर घोल लिया जाए तो एसिडिटी ठीक हो सकता है। इसी को एंटी एसिडिटी से बनाया जाता है, ध्यान में रखिए। तो A11 का क्या हो जाएगा? सी नंबर आंसर सही है। बेकिंग सोडा के घोल लेने से किसी व्यक्ति का एसिडिटी ठीक हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 12 नंबर, 2O ऑक्सीजन के 2 निरूपित होता है। जो 2 इसका O जो होता है ऑक्सीजन में 2 क्या निरूपित करता है ये बताना है इसका। तो परमाणुओं को बताता है कि ऑक्सीजन में कितना परमाणु है। 2 जो है ऑक्सीजन के 2 डैश निरूपित करता है। तो क्या निरूपित करता है? तो परमाणु को निरूपित करता है। तो 12 का बी नंबर आंसर सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है 13 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प का गलनांक यानी मेल्टिंग पॉइंट और क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट सबसे अधिक होता है? तो किसका जो है बॉइलिंग पॉइंट और गलनांक जो सबसे अधिक होता है? तो ये 13 का डी नंबर जो होता है कार्बन का होता है। कार्बन का जो होता है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों सबसे अधिक होता है। तो 13 नंबर का डी नंबर आंसर सही हो जाएगा, आप इसको ध्यान में रखिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कार्बन का गलनांक बिंदु और बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट दोनों बहुत ही अधिक होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा 14 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सही विकल्प से रिक्त स्थान की पूर्ति करे। तो एक वस्तु को लंबवत ऊपर की ओर फेंका जाता है, उसके ऊपर उठने के दौरान स्थितिज ऊर्जा डैश और गतिज ऊर्जा डैश क्या होती है? अगर ऊपर फेंका जाए तो स्थितिज ऊर्जा क्या होगी और गतिज ऊर्जा क्या होगी? ये स्थितिज ऊर्जा जो बढ़ती है, स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है और गतिज ऊर्जा घटती है, आप ध्यान में रखिए। 14 नंबर का सी नंबर आंसर सही हो जाएगा। एक वस्तु को अगर लंबवत ऊपर की ओर फेंका जाता है तो उसके ऊपर उठने के दौरान स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी और गतिज ऊर्जा घटेगी। इसका सी नंबर आंसर सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि डैश को पानी में घोलने पर यह जिप्सम में परिवर्तित हो जाता है। तो किसको पानी में घोलने पर जिप्सम में परिवर्तित हो जाता है? ये कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को। इसको अगर पानी में घोल देंगे हम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को तो ये जिप्सम में परिवर्तित हो जाता है, आप ध्यान में रखिए इसको। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा 416 नंबर, 450 न्यूटन भार वाली एक लड़की का द्रव्यमान क्या होगा? तो ये 45.9 kg हो जाएगा। इसको 10 से अगर डिवाइड कर देते हैं हम तो भार वाली द्रव्यमान का क्या हो जाएगा? 45.9 kg। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये न्यूमेरिकल्स आप जरूर इसको वीडियो पॉज करके बनाइए। 16 नंबर का इसका ये नंबर आंसर सही है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा 17 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि किसी वस्तु की गोलाकार दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखे जाने पर उस अवतल दर्पण द्वारा निर्मित इसके प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी? तो प्रतिबिंब की स्थिति जो है वक्रता केंद्र पर ही होगा। क्वेश्चन है किसी वस्तु की गोलाकार दर्पण की वक्रता केंद्र में रखे जाने पर उस अवतल दर्पण द्वारा निर्मित इसके प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगा? तो ये वक्रता केंद्र पर ही रहेगा। इसका ए नंबर आंसर सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 70 का ए नंबर आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 18 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हाइड्रोकार्बन परिवार का प्रत्येक सदस्य पिछले सदस्यों से डैश समूह द्वारा अलग होता है। हाइड्रोकार्बन परिवार का जो प्रत्येक सदस्य होता है पिछले समूह से किसके द्वारा उस समूह से अलग होता है? तो ये मेथिलीन के द्वारा अलग होता है। 18 का जो है डी नंबर सही हो जाएगा।
हाइड्रोकार्बन परिवार का प्रत्येक सदस्य पिछले सदस्य से मेथिलीन समूह द्वारा अलग होता है। इसका डी नंबर आप इसको ध्यान में रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये 18 नंबर में। किसके द्वारा अलग होता है? तो ये मेथिलीन के द्वारा अलग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा 19 नंबर कि वह पौधे जो कायिक परिवर्धन द्वारा नहीं बढ़ता है, ये नहीं बढ़ता है लिखा हुआ है, तो नहीं बढ़ेगा तो कायिक परिवर्धन द्वारा पपीता जो है ये कायिक परिवर्धन के द्वारा नहीं बढ़ता है, केला बढ़ता है, नारंगी बढ़ता है और गुलाब बढ़ता है, लेकिन ये पपीता जो होता है ये कायिक परिवर्धन के द्वारा नहीं बढ़ेगा। 19 का सी नंबर आंसर सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा 20 नंबर। 20 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि डॉबर्नियर उन समय ज्ञात तत्वों से केवल डैश त्रिक को पहचान सका था। कई गो ट्रायड्स लॉ दिया था, तो वो 3 गो दिया था। आप इसको ध्यान में रखिए, 3 गो ही वो खोज सका था, मतलब 3 गो ही तक वो लागू भी किया था उसका ट्रायड्स लॉ जो था, डॉबर्नियर का ट्रायड्स लॉ। अब ध्यान में रखिए कि ये पूछा भी जाता है कि डॉबर्नियर त्रिक नियम किसने दिया था? डॉबर्नियर ने दिया था। और कई गो दिया था? तो 3 गो दिया था। तो 20 का सी नंबर आंसर सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं 21 नंबर। निम्न में से कौन सा जाइलम का प्रकार नहीं है? तो ये जाइलम का प्रकार कौन नहीं है? सीव ट्यूब जो है जाइलम का प्रकार नहीं है। कौन इसमें से ए नंबर आंसर सही हो जाएगा कि जाइलम कौन नहीं है? तो सीव ट्यूब। कौन है? जाइलम फाइबर्स है, नलिकाएँ हैं, ट्रैकिड्स है, लेकिन सीव ट्यूब जाइलम नहीं है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 22 नंबर। 22 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि डैश समरूप अंग है। ये समरूप और समजात बहुत पूछे जाते हैं, अब इसको ज़रूर ध्यान से देखिए कि समरूप अंग कौन है। तो ये लेवेस्टर के पूंछ और व्हेल का फॉल जो होता है ये समरूप अंग होते हैं। आप इसको ध्यान में रखिए, समरूप अंग किसको बोल, इसका उदाहरण पूछा है तो लेवेस्टर का पूंछ और व्हेल का फॉल समरूप अंग का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर। 23 नंबर क्या बोल रहा है कि स्थिर या गतिज अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध करने की एक वस्तु की प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है? स्थिर या गतिज अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध करने की एक वस्तु की प्रवृत्ति को क्या कहा जाएगा? तो ये जड़त्व कहा जाएगा। आप इसको ध्यान में रखिए कि अगर किसी भी वस्तु का स्थिर या गतिज अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध करेगा तो उसको क्या बोलेंगे? तो जड़त्व बोलेंगे। इस तरह से मेरा सेट नंबर 11 कंप्लीट हुआ। अगर आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइए ताकि आने वाला वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।